कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत दर्द दिया है उसे, बहुत। वो अपने से नहीं दूर हुआ, मैंने उसे दूर किया। वो अब नहीं करता बात, नहीं आती उसकी कॉल्स ना मैसेज। मैं यही चाहती भी थी, पर उससे दूर होना मेरी जान ले लेता है। हर पल घुटती हूँ, पर क्या करूँ मैंने खुद ही सब खत्म किया था। कहते हुए वो मुंह पर हाथ रखे दीप्ति रो पड़ी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी असल अहमियत हम कभी समझ ही नहीं पाते, और उनके होने पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो तुमसे प्यार करता है तो करता रहेगा, उसने तो हर बार तुम्हें ये एहसास दिलाया है। पर क्या कभी तुमने उसकी तरफ से सोचा, एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देखती? और क्या फ़ायदा रोने का अब, जब खुद ही उसे दूर कर चुकी हो? उसे अपनी ज़िंदगी से इतना भी वक्त नहीं गुजारा दीप्ति? क्या पता वो आज भी तुम्हारे इंतज़ार में हो, क्या पता वो आज भी तुम्हारी राह तकता हो। तुमने सबका सोच कर देख लिया, प्यार का ना सही, अपने उस दोस्त के बारे में ही एक बार सोचती। क्या तुम अकेले घर परिवार समाज से लड़ती? तुम्हें कभी अकेले होने देता वो? क्या तुम्हारा साथ नहीं देता कनिष्क? अरमान ने गंभीर भाव से कहा। वो अब सुल्तानपुर पहुंच चुके थे। दीप्ति ने अपने आंसू साफ किए और एक बार अरमान की तरफ देखा। शायद तुम सही हो, पर कुछ फैसले, कुछ बंधन हमारी चाहत से बहुत अलग होते हैं। वो मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली। कुछ भी हो, पर तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये ऑनलाइन लव कंप्लीट हो सके। हो सकता है फिर कभी किसी सफ़र में मुलाकात हो जाए और इससे आगे का किस्सा भी सुन सकूं। वो मुस्कुराते हुए बोला और अपना बैग कंधे पर टांग लिया। वो दोनों बस से उतरे, एक बार एक दूसरे को देखा और बाय किया। अरमान दूसरी तरफ चला गया और दीप्ति सामने की तरफ जहां उसके पापा थे। वो जैसे ही अपने पापा के पास आई, भावुक होकर उनके सीने से लग गई। अरे अरे मेरी बहादुर बेटिया, ऐसे आंसू नहीं बहाते, अब तो अपने पापा के पास आ गई है ना। वो मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेरे और उसके आंसू साफ किए। पापा कैसे हो आप, और संभव वो कैसा है? कितना दिन हो गए थे सबसे मिले? वो अपने पापा से पूछी। सब अच्छे हैं, चलो घर पर मिल लेना सबसे, और तुम्हारा भाई तो सबसे ज़्यादा बेसब्र था तुमसे मिलने के लिए। वो मुस्कुराते हुए बोले और फिर दीप्ति का सामान ऑटो में रखवाया। दोनों बात करते हुए घर कब पहुंच गए, समय का पता ही नहीं चला। वो घर पहुंचे तो आंगन में ही उसे सुमित्रा जी दिखी। मम्मा, वो खुश होकर बोली और भागकर उनके पास आई। उनके पैर छूने को हुई कि वो थोड़ा रूड होकर बोली, हाँ हाँ ठीक है, खुश रहो, इन सब की कोनो ज़रूरत नहीं है। उसका चेहरा उतर गया, पर अपने पापा को देख बस वो मुस्कुरा दी। दीप्ति, संभव की आवाज़ सुन दीप्ति ने उस तरफ देखा। करीब 20 साल का संभव, गोरा डार्क ग्रीन टी शर्ट और पैंट में वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बालों को स्टाइल किया था उसने जेल लगाकर। संभव, तू कितना बड़ा हो गया और कितना हैंडसम लग रहा है यार, एकदम हीरो जैसा। वो उसके बाल बिगाड़ते हुए खुश होकर बोली। हाँ, तू आते ही नज़र लगा दे हमारी बिटवा को, सुमित्रा तीखे शब्दों में बोल उठे। मम्मा क्या है यार, वो अभी अभी आ रही है, आते ही मत शुरू हो जाया करिए आप। वो अपनी मम्मा पर कुछ गुस्सा किया और दीप्ति को साइड हाक किया। पर तू आज भी बंदरिया जैसी लगती है, ये छोटे बाल, ये फूले हुए गाल, कितनी मोटी हो गई है, वो उसे चिढ़ाते हुए बोली। तो दीप्ति ने कुछ गुस्से से उसे देखा और दोनों भाई बहन हंस पड़े। सुमित्रा, एक गिलास पानी तो पिला दिया सबका, पवन जी बोले तो वो भुनभुनाते हुए उठी। सुमित्रा जी ने लाकर दीप्ति और उसके पापा को पानी दिया। दीप्ति और संभव कुछ देर तक बातें करते रहे। पवन जी घर से बाहर चले गए थे। दीप्ति अपने कमरे की तरफ जाने को हुई कि सुमित्रा जी बोल उठे, देख आए तो गई है तू, लेकिन हम में इतना जोर नहीं है अब कि इतना काम कर सके, इतने जन का खाना पका सके। तो जल्दी जल्दी अपन सब सेट कर, उके बाद कामन में लग जा, हमारे सिर में दर्द है। वो बोल उठे। मम्मा, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आ गई हूँ, अब आप आराम कीजिए, वो बोली और अपना बैग लेकर कमरे में आई। जो कुछ गंदा सा दिख रहा था, बिखरा हुआ धूल मिट्टी सी जमी हुई थी, और वहीं सामने एक फ़ोटो फ्रेम रखा था जिस पर उसकी माँ की तस्वीर थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उस पर हाथ फेरा।
माँ देखो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, आप चाहती थी ना कि मैं खूब पढूं, देखो आपके पास वापस आ गई। आपको बहुत कुछ बताना है माँ। वहाँ कई सारे दोस्त मिले और वो कनिष्क भी, पर वो अलग हो गया माँ। आप क्यों नहीं हो? कितना कुछ है आपको बताने को। आपकी गोद में सिर रखकर आराम करना है, आपकी छाँव में रोना है माँ। मम्मा ठीक है, बुरी नहीं है, आप उनकी बात का बुरा मत मानना। संभव, दी, पापा सब तो है ही मेरे पास, और आपका आशीर्वाद भी तो है ना। वो उस तस्वीर को अपने सीने से लगा ली, फिर अपने दुपट्टे से वो जगह साफ की जहाँ वो तस्वीर रखी थी अब तक, और साफ करने के बाद उसे वापस से रख दिया। फिर अपने कपड़े बदलने के बाद रूम की साफ सफाई की। तब तक शाम हो चुकी थी और सुमित्रा जी उसे खाने की तैयारी करने के लिए चिल्लाने लगी। एक भी मिनट की उसे फुर्सत ना मिली थी जब से आई, बस काम काम। कोई पूछने वाला भी तो नहीं था यहाँ। हाँ पापा थे, पर उनके पर इतना कहाँ वो देख पाते थे। दिन में ड्यूटी जाते और रात को देर रात तक आते। संभव बोल ही नहीं सकता था, उसकी माँ उस पर भी झिड़क उठती थी। उसे आए 1 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका था। रात के 10 बज रहे थे और वो ठंड में अकेले ही बर्तन धो रही थी जब संभव फ़ोन कान में लगाए किसी से बात करता हुआ किचन में पहुंचा। हाँ बेबी, मैं आ जाऊँगा। नहीं, थोड़ा आज काम में फंस गया था, कल मिलते हैं। उसकी आवाज़ सुन दीप्ति ने उसे देखा, फिर वापस से अपना काम करने लगी। आई कॉल यू लेटर कहकर उसने कॉल कट की। रात में क्यों कर रही है? सुबह कर लेना। कितनी ठंड है, ऐसे में तो तू ठंडे पानी से बर्तन धुल रही, बर्फ जम जाएगी तेरी। वो अपने पीने के 1 गिलास पानी लेते हुए बोला। दीप्ति बोली, नहीं, इस टाइम हुआ रहता है तो ठीक रहता है, ठंड तो सुबह भी रहती है। संभव बोला, संभव सुन। वो जाने को हुआ कि वो दीप्ति बोली तो वो उसकी तरफ पलटा। किससे बात कर रहा था? तेरी गर्लफ्रेंड थी क्या? वो सवाल की। अरे नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, बस यूं ही। वो बात की तो मैं भी बात करने लगा, मेरा क्या जाता है इसमें? वो हंसता हुआ बोला। संभव तेरी बहन हूँ और उसके साथ ही एक लड़की भी। कभी किसी की फीलिंग्स का मजाक मत बनाना, और किसी रिश्ते में कदम तभी बढ़ाना जब तू वो हाथ थाम सके। और अभी तुझे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी करियर की तरफ कदम बढ़ाने की। इन फालतू के चक्करों में ना पड़। वो उसे समझाते हुए बोली। तेरी बातें बिल्कुल सही है, टेंशन मत ले। तेरा भाई इतना भी बुरा नहीं, सही गलत समझता है। ये तो ऐसे ही जब कोई खुद से बात करना चाहता तो मैं मना नहीं कर पाता, वो शरारत से बोला। तो दीप्ति ने उसके सिर पर मारा। कभी इतना आगे नहीं बढ़ूंगा जिसमें कोई गलत कह सके। रही बात पढ़ाई की तो वो हो रही है। उम्मीद है लास्ट तक जॉब भी लग जाएगी। एक ही काम में बोर हो जाना होता है तो थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए बात करता हूँ दोस्तों से। तेरा भी कोई हो तो बता देना, मैं सब संभाल लूँगा आगे। वो बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह बोला, पर था तो उससे छोटा ही। उसकी आंखों के सामने कनिष्क से हुई बातें, उसकी यादें घूमने लगी और वो समझ ही ना पाई कब आंखों से निकल आंसू उसके गाल तक का सफ़र तय कर चुके थे। क्या हुआ? बोल कुछ। वो उसे चुप देख बोला। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। वो बर्तन सेट से रखने लगी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था तो संभव उसे देख नहीं पाया। क्या पागल, कुछ भी बोलता है? ऐसा कुछ नहीं है, तू जाकर सो जा, उसने हल्का डांटते हुए उसे कहा। तो वो चला गया। वो भी कुछ देर बाद अपने रूम में आई। आंखों से नींद नहीं थी, बिस्तर पर बैठ गई, फ़ोन में धीमी वॉल्यूम में गाना चला दिया। कनिष्क की आवाज़ कानों में पड़ते ही आंखें सुकून से बंद हो गई। उससे बात भले भी नहीं हो पा रही थी, पर आज भी वो उसके ही सॉन्ग सुनती थी जिससे उसे कनिष्क के होने का एहसास होता था। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें। रात देखे नज़र रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के, नहीं लाना तुम ही आना। उसकी आवाज़ में भी दर्द महसूस हो रहा था। जाने कब सॉन्ग सुनते हुए ही वो नींद की आगोश में जा चुकी थी। कोलकाता। एक लड़का जिसके थोड़े बड़े बड़े बाल थे, वो अपने हाथ में लिए फ़ोन को घूरे जा रहा था। आंखें लाल थी। उसने अपना सिर झुका रखा था और सामने वाइन की बोतलें और ग्लास पड़े थे। अबे साले बस कर, इतना पी डाला तूने। मुझे बस थोड़ा सा ही दिया, भूल मत। इतनी अच्छी न्यूज़ भी मैंने ही तुझे दी है लाके।
तेरे लिए इतना कुछ किया, इतना दूर तक गया और एक तू है, इनाम तक नहीं दिया, कोई वैल्यू ही नहीं है दोस्त की, वो शरारती अंदाज में बोला। तो उस लड़के ने उसकी कॉलर पकड़ ली। मान, वो क्यों कर रही है ऐसा? क्या कोई कमी थी मेरे प्यार में? मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो बात तक नहीं करना चाहती। तुझे पता है उसने हर जगह से मुझे ब्लॉक किया है। वो जिसकी आंखों में बस खुशी देखना चाहता था, वो क्यों आंसुओं का घूंट पीकर अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है, क्यों? कहते हुए उसने अपना फ़ोन दीवार पर दे मारा, जो टुकड़ों में बट गया। कनिष्क, क्या कर रहा है? पागल मत बन, उठ अब और जाकर सो जा, वो उसे समझाते हुए बोला। तूने तो बोला था वो मुझे कॉल करेगी, नहीं किया ना उसने। मैं जानता था वो नहीं करेगी, वो पागल ही करके छोड़ेगी मुझे। घर चली गई है, अब उस घर जहाँ उसकी माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, पता नहीं कैसा सलूक करती होगी। वो गहरी सांस लेकर बोला। आंखें बंद होने को आई थी। अरमान ने ज़बरदस्ती उसे लाकर बिस्तर पर सुलाया और उठकर अपने रूम में आ गया। अरमान, कनिष्क का सबसे खास दोस्त। कनिष्क के कहने पर ही वो दीप्ति के कॉलेज गया था उसके बारे में पता करने। फिर पता चला कि वो घर जा रही है कॉलेज से। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वो उसके साथ सुल्तानपुर तक गया था, बिल्कुल अजनबी बनकर, जैसे वो कुछ भी नहीं जानता। उसने आकर सब कुछ कनिष्क को बताया। प्यार मतलब बर्बादी, सुना तो था, पर अब यार को बर्बाद होता देखकर समझ भी आ रहा है। पागल हो गया है साला उसके लिए। और वो दीप्ति भी, उसकी कहानी सुनकर तो क्या ही बोलूं। प्यार उसे भी है, पर मानने से डर है। क्या करूं मैं इन दोनों का? पर कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इसे ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो खुद में ही बड़बड़ाया और सोचने लगा कि क्या किया जाए दोनों को एक करने के लिए। दीप्ति बिटिया, मैं कह रहा था कि क्यों ना तू स्कूल में ही पढ़ाना शुरू कर दे। ऐसे घर पर रहने से तो अच्छा ही है, और अपनी सीटेट की तैयारी भी शुरू कर देना इसी के साथ। सुबह जब दीप्ति अपने पापा को चाय दे रही थी तब उन्होंने उससे कहा, हाँ दीप्ति, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना तेरे पढ़ने का फ़ायदा ही क्या रह जाएगा। घर के काम काज में ही लगी रही तो मैं भी तेरे से इस बारे में बात करने ही वाला था। संभव भी बोल पड़ा, पर पवन जी और संभव की बात सुनकर सुमित्रा जी का मुंह फुल गया था, जो देख दीप्ति अपने पापा से बोली, पापा ठीक है ऐसे ही। पवन जी बोले, का ठीक है, कोनो दिक्कत है क्या जो तू मना कर रही है? सुमित्रा जी बोली, अरे जब ये मना कर रही है तो काहे पीछे पड़े हो तुम सब? वैसे भी गांव में घूमने टहलने की उम्र नहीं रह गई इसकी। काई नहीं पढ़ाएगी तो सब अनपढ़ ही रह जाएंगे ई दुनिया में। उनकी बात पर पवन जी कुछ तिलमिलाए। तुम्हारी दिक्कत क्या है सुमित्रा? हमारी बिटिया के पीछे काहे पड़ी रहती हो हमेशा? भूलो मत, वो के लिए ही हम तुमको ब्याह कर लाए थे, और एक तुम हो। अरे ओका अच्छा नहीं सोच सकती तो हम जोन करना चाहते हैं उनमें काहे टांग अड़ाने लगती हो? वो तेज आवाज़ पर उन पर बरस पड़े और दीप्ति संभव बिल्कुल शांत हो गए अपने पापा का गुस्सा देखकर। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू झिलमिलाए। जब ये सब कुछ है तो हम काहे रुके हैं ये घर में? हमरी और हमरे बिटवा की तो कभी फिक्र ना सताती आपको? बस जब देखो दीप्ति दीप्ति। वो भी गुस्साई सी बोली तो दीप्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए शायद पवन जी ने उसे शहर भेज दिया था पढ़ाई के लिए, वरना यहाँ तो वो शायद 12वीं के बाद पढ़ ही ना पाती। आप दोनों प्लीज़ मत झगड़िए। पापा आप ही चुप हो जाइए ना, मम्मा को कुछ मत बोलिए। दीप्ति अपने पापा से बोली, हमका कुछ नहीं सुनना, और अगर ये घर में रहने से कोनो को दिक्कत है तो वो जा सकता है। तू स्कूल पढ़ाने जाएगी, ये हमारा आखिरी फैसला है। वो बोले और घर से बाहर निकल गए। और इन सब की जिम्मेदार कौन ठहराई गई? दीप्ति। पर शायद कुछ बदलने वाला था। एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में वो कुछ बोलने को हुई कि उसका फ़ोन बज उठा, जो संभव के पास था। संभव ने फ़ोन देखा तो अनजान नंबर से था। दीप्ति, कोई अनजान नंबर है, मैं देखता हूँ, कहकर उसने दीप्ति का फ़ोन हाथ में लेकर कॉल रिसीव की। उधर से कुछ कहा गया जो सुन उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए। संभव ने थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट कर दी थी, पर उसके चेहरे के भाव बदले से थे और दीप्ति को उसने कुछ घूर कर देखा। मम्मा आप बस कीजिए ना यार, कुछ नहीं हुआ है, पापा ने ऐसे ही बोल दिया था। वो अब सुमित्रा जी को दुखी देखकर उनके पास बैठते हुए बोला, यही सब खराब की है, मर काहे नहीं जाती तू? वो दीप्ति को देखकर बड़बड़ाते हुए बोली,
चुप रहिए प्लीज़, अब मैं खाना लेकर आता हूँ आपके लिए, कहकर वो किचन की तरफ बढ़ा तो दीप्ति आकर खाना परोसने लगी। कनिष्क कौन है, वो कुछ शक्ति से बोला तो दीप्ति के हाथ रुक गए और वो हैरानी और कुछ घबराहट के भाव लिए उसे देखने लगी। दीप्ति बोली, कौन कौन कनिष्क? संभव बोला, जिसकी कॉल अभी थी आई। दीप्ति की सांसें तेज हो उठी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी उसे संभव के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पागल लड़की, रॉन्ग नंबर था शायद, इतना क्या डर रही है जब तुझे नहीं पता तो, वो हंसते हुए ही बोला और खाने की थाली लेकर बाहर चला गया। साथ ही उसका फ़ोन भी उसे देकर गया था। वो दौड़ती हुई अपने रूम में आई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके खुद को नॉर्मल करने लगी। फिर जल्दी से अपना फ़ोन चेक किया। नहीं, ये रॉन्ग नंबर नहीं था संभव, पर ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कॉल कैसे आ सकती है, वो परेशान सी बोली और नंबर देखने लगी। ये न्यू नंबर था, कोलकाता। इधर कनिष्क फ़ोन हाथ में लिए बैठा था। उसने न्यू फ़ोन लिया था, पिछला वाला तो रात को ही चकनाचूर कर चुका था और उसे न्यू नंबर से कॉल करने को अरमान ने ही बोला था। क्या हुआ, इतनी जल्दी हो गई बात? वो जो बालकनी में था अंदर आता हुआ बोला। कनिष्क बोला, नहीं यार, उससे बात नहीं हुई, किसी और ने कॉल रिसीव की थी। अरमान बोला, नंबर तो सही था ना? कनिष्क बोला, उससे जुड़ी कोई बात मैं भूल सकता हूँ क्या, जो नंबर में मिस्टेक होगी? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि कनिष्क का फ़ोन रिंग हुआ। दीप्ति का ही नंबर था, उसने झट से रिसीव की। हेलो, कौन? दीप, प्लीज़ कुछ तो बोलो यार। वो उसे चुप देखकर कुछ बेचैनी भरे स्वर में बोला। क्यों कर रहे हो तुम ये सब, और क्यों कॉल किया मुझे? तुम्हें पता है मेरे भाई ने कॉल रिसीव की थी। मैं क्या बताती उसे, वो पूछ रहा था कि कौन था। प्लीज़ ना, मेरी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें कम नहीं है जो तुम और बढ़ा रहे हो। दूर रहो ना मेरी लाइफ से प्लीज़। वो बहुत कुछ बोले जा रही थी, पर उसकी बातें तो जैसे कनिष्क पर असर ही नहीं कर रही थी। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और उसे महसूस करने लगा। पूरे 8 महीनों बाद वो उसकी आवाज़ सुन रहा था जो वो अपने जहन में समा लेना चाहता था। अब कुछ बोलोगे भी? क्या कहा तुमने? यही कि दोबारा से मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। यह तो होने से रहा कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, कुछ और है तो बोलो। वैसे इतने टाइम बाद हमारी बात हो रही है, तुमने तो एक भी बार पूछा तक नहीं कि कैसा हूँ मैं। पहले तो इतना जायज़ा लिया जाता था। मुझे कोई बात नहीं करनी और मैं फ़ोन रख रही हूँ। दीप, क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों हो, बताओ मुझे। तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं परेशान हूँ। अपने घर में हूँ, अपने लोगों के बीच, तो क्यों परेशान रहूँगी मैं? और तुम प्लीज़ अब कॉल मत करना, वरना कोई बखेड़ा हो जाएगा। एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं कोई भी शर्त मानूंगी? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारा वहम है। रात 10 बजे फिर कॉल करूँगा? बिल्कुल नहीं। फिर तुम खुद से मैसेज करोगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने इस बार कोई चालाकी करके खुद को मुझसे दूर किया तो अगले ही दिन तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी मुझसे। कनिष्क, वो कुछ जोर और गुस्से से बोली, लेकिन कनिष्क ने इस बार खुद ही कॉल कट कर दी थी। तुझे नहीं लगता तू कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है उसे इस बार? अरमान उसे घूरते हुए बोला। वो दोनों की बातें सुन चुका था। मैं परेशान कर रहा हूँ सच में? उसने जो इतने दिन इतने महीनों में किया वो तो तुझे नहीं दिख रहा ज़रा भी? वो अब उस पर भड़कते हुए बोला। अरमान बोला, अबे साले, मुझ पर काहे चढ़ रहा है? अब मैं बस बोल रहा था कि इतनी प्यारी मासूम सी लड़की को तू इतना तंग नहीं कर सकता। कनिष्क ने पल भर को अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। तू तो फिर भी उसे देख चुका है और मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि मुझे ये मौका भी नसीब नहीं हुआ। पता नहीं क्या चाहती है तकदीर। टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा। अरे मेरा बस चलता तो मैं उसकी पिक ही क्लिक कर लेता, पर फिर वो मुझे चप्पल से मारती, उसने मायूस होकर कहा तो कनिष्क हंस पड़ा। अरमान भी उसे खुश देखकर मुस्कुराया। इधर दीप्ति को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब इतने महीनों बाद उसकी कनिष्क से बात होना, और फिर उसने एक तरह से उसे धमकी भी तो दी है, जिससे वो चाहकर भी उसका ये नंबर ब्लॉक नहीं कर पा रही थी। पर क्या होगा अगर घर में किसी को पता चला तो? सुमित्रा जी तो पूरा घर सिर पर उठा लेंगी और फिर जाने क्या ही होगा।
पर कनिष्क, उसके लिए भी तो फीलिंग्स थी दीप्ति में, वो कैसे उसकी दी हुई कसम तोड़ देती। उसने बहुत देर सोच विचार के बाद अपने फ़ोन में उसका नंबर कनिष्का नाम से सेव कर दिया। कनिष्क को कनिष्का बना दिया, पर बेचारी और क्या ही करती। वो अभी रूम में ही थी कि सुमित्रा जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो उसे पुकार रही थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर आई। दीप्ति बोली, हाँ मम्मा, आपने बुलाया? सुमित्रा जी बोली, का सोने चली गई थी? इतना काम बाकी है? कोनो होश है तो हरा के कि नहीं? दीप्ति बोली, मैं करने ही जा रही थी। सुमित्रा जी बोली, हाँ ठीक है, कर जल्दी, और हम ज़रा पड़ोस तक जाके आवत है, तब तक ध्यान रखना घरे का। उनकी बात पर दीप्ति ने हाँ में सिर हिलाया। सुमित्रा जी के जाने के बाद उसने घर की साफ सफाई की, फिर खाना खाया। उसके बाद कपड़े धुलकर छत पर डालने गई। वो कपड़े फैला ही रही थी कि बगल वाले छत पर से किसी ने उसे पुकारा, ए दीप्ति। स्नेहा। दीप्ति की आंखें चमक उठी उसे देखकर। बचपन से लेकर अब तक दोनों पड़ोसी होने के साथ काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी। उसकी आंखें कुछ अचरज से फैली, क्योंकि स्नेहा पीले रंग की साड़ी पहने, मांग में सिंदूर और गले में काले मोतियों का पतला सा मंगलसूत्र भी था। तेरी शादी हो गई? कहा। वो अविश्वास से बोली। वो उसकी ही हम उम्र थी, अभी 3 महीना पहले ही। आज ही तो आए हैं अपने सासरे से, वो मुस्कुराती हुई बोली। पर तूने इतनी जल्दी ब्याह काहे किया? तू तो तैयार नहीं थी ना शादी के लिए? दीप्ति ने उससे सवाल किया। छोड़ना वो सब, बहुत बड़ी गाथा है। तू बता, का चल रहा तेरा? कुछ नहीं, बस एमए पूरा हो गया। अब पापा चाहते हैं कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती कहीं पढ़ाएं ही। पर तेरी माँ ऊ दे दी इजाज़त? स्नेहा के पूछने पर उसे अपने घर में हुई सुबह की बहस याद आई। उसने बस हाँ में सिर हिलाया। तू बता, खुश तो है ना? और हमरे जीजा जी, वो कैसे हैं? प्यार तो करत है ना? दीप्ति शरारत से पूछी तो स्नेहा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सिर हिलाया। आए हैं वो भी, तू आ जा, मिल लेना। उसके कहने पर दीप्ति परेशानी सी बोली, मन तो है, पर अभी मम्मा कहीं गई हैं तो नहीं आ सकती। परेशान ना हो, फोटो दिखा देंगे, ना ही तो बाद में मिल लेना। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज़ आई। जा, लगता है जीजू का मन नहीं लग रहा। दीप्ति हंसती हुई बोली तो स्नेहा उसे थप्पड़ दिखाकर नीचे भाग गई। साथ ही ये भी कहा कि मौका मिलते ही वो आएगी उससे मिलने। यूं ही दिन गुजर चुका था और रात का अंधेरा छा चुका था। दिन भर की उछल कूद, काम और कुछ हंसी खुशी भरे दिन, तो वहीं कुछ गिले शिकवे लिए दिन का अंत तो हुआ था। पर किचन साफ करती दीप्ति की नज़र जैसे ही घड़ी पर गई, दिल की धड़कनें तेज हो उठी। उसने बहुत ही फुर्ती से अपना काम खत्म किया और भागती हुई रूम में आई। उसने दरवाज़ा बंद किया। 10:30 बजने को आए थे। कनिष्क ने उसे कसम दी थी कि वो उसे 10 बजे बात करे, पर वो काम के बीच फुर्सत ही नहीं पाई। उसने अपना फ़ोन देखा तो उसका कोई मैसेज नहीं था। एक डर सा जहन में आया और उसकी उंगलियां तुरंत ही उसका नंबर डायल करने लगी। एक ही रिंग गई थी कि उधर से कॉल रिसीव हुई और दीप्ति ने कॉल कट कर दी। बोलो, क्या बात करनी थी? वो उसे मैसेज की। काफ़ी जल्दी नहीं याद आ गया कि कोई इंतज़ार कर रहा है? तुम मुझे टोंट मार रहे हो? ऐसा तो नहीं करते थे पहले तो तुम भी ऐसी नहीं थी, मुझे इग्नोर करने वाली। हमारे बीच बदलाव की शुरुआत की पहल भी तुमने ही की थी, भूल गई क्या? मैं काम कर रही थी, तुम्हारी तरह फ्री नहीं थी कि फ़ोन हाथ में लेकर ही बैठी रहूं। सच में मेरी दीप नहीं रही क्या? मैं फ्री रहता हूं और रहता था तो बस तुम्हारे लिए। तुम तो सीधे ही आज डैड के जैसे मुझे फालतू कह रही हो। एक अनकहा सा दर्द था उसकी बातों में, जो महसूस कर दीप्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं कनिष्क, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस कह रही हूँ कि ये सब मत करो, मुझे भूल जाओ ना। और तुम्हें लगता है कि ये हो सकता है? 8 महीनों से एक भी बार हमारी बातें नहीं हुई और इनमें 8 सालों जैसा महसूस किया है मैंने। दीप, तुम क्यों नहीं समझ रही यार कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत तुमसे है। अब एक बार को मान भी लो कि मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में कोई एहसास नहीं होते। लेकिन यहाँ मुझे पता है कि तुम क्या महसूस करती हो। तुम भी खुश नहीं हो मुझसे दूर होकर। हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन ये बात तुम समझना ही नहीं चाहती। आखिर क्यों? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? तुम्हें भी तो यही नहीं लगता कि ऑनलाइन लव के नाम पर मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? बताओ ना दीप। दीप्ति ने फ़ोन को अपने सीने से कसकर लगा लिया।
क्या जवाब देती वो उसे? उसे तो है इस ऑनलाइन लव पर भरोसा, ऑनलाइन दोस्ती पर, क्योंकि भले ही वो नहीं मिली थी उससे, पर उसकी फ़िक्र को उसका दिल महसूस कर चुका था। कैसे वो हर वक्त उसके साथ ही मिलता था, उसे वो कैसे झुठला सकती थी? बोलो दीप, मुझे सुनना है। अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी कसम, कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जब काफ़ी देर तक दीप्ति का कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसने वापस से मैसेज किया, नहीं पर तुम समझते नहीं हो, मैं जो चाहती हूँ मेरी लाइफ में वो हो, ये हो ही नहीं सकता। वही होगा जो तुम चाहती हो, पर सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है और तुम्हें जल्दी उठना भी तो रहता है घर पर। गुड नाइट। गुड नाइट माई प्रिंसेस, लव यू। कनिष्क का लास्ट मैसेज देख वो शर्माकर खुद में ही सिमट गई। माँ, बहुत कसम में फंसी हुई हूँ, क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत। बस उसका साथ मुझे सुकून देता है, दिल चाहता है कि बस उससे ही बातें होती रहे, उसकी ही आवाज़, उसके ही गानों को दिन भर सुनती रहूं, उसकी ही बातों को दोहराती रहूं। काश आप होती तो मुझे इतना सोचना ना पड़ता। माँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ आप पर भी सवाल खड़ा करे। उसके मन में जाने कितने ही तरह के विचार इस वक्त चल रहे थे। सुबह, दीप्ति बिटिया तैयार हो गई कि नहीं? एनवीपी इंटर कॉलेज में मैंने बात की थी, उन्होंने कहा है कि तू आज से जा सकती है वहाँ पढ़ाने। सुबह पवन जी ने सुमित्रा जी को सुनाते हुए कहा। दीप्ति बोली, पर पापा। पवन जी बोले, दीप्ति, हम पहले भी तो उससे कह ही चुके हैं कि इस मामले में कुछ नहीं सुनना हमका। अपने पापा की सख्त आवाज़ सुन उसने हाँ में सिर हिलाया। संभव तुझे छोड़ देगा जाते वक्त, उन्होंने संभव को देखते हुए कहा। फिर दीप्ति रेडी होने चली गई। उसने तैयार होकर एक सिंपल सी बेबी पिंक कलर की फुल स्लीवलेस की कुर्ती पहनी थी और वाइट प्लाजो और वाइट ही दुपट्टा, हाथ में घड़ी और माथे पर छोटी सी काली बिंदी और बालों की चोटी बनाई थी उसने जो कमर तक आ रही थी। इस सादगी में भी वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। चलो संभव, वो संभव के पास आकर बोली तो उसने सिर हिलाया। दीप्ति ने सुमित्रा जी के पैर छुए, उन्होंने पवन जी को खुद को देखता पर उसके सिर पर हाथ रख दिया। पापा, वो कुछ पैसे चाहिए थी, बाइक में पेट्रोल भी तो डलवाना है, संभव ने पवन जी से कहा तो उन्होंने उससे 500 का नोट थमा दिया। बस इतना ही? उसने मायूसी से कहा। पवन जी बोले, और कितना चाहिए तुझे? मेरे पास यही है, ये ले बिटवा, तू ही रख। सुमित्रा जी ने उसके पास आते हुए 200 का नोट और पकड़ा दिया। थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट, आई लव यू, वो उनके गले लगता हुआ खुश होकर बोला। अपने बेटे को खुश देख वो भी मुस्कुरा दी। उसके बाद संभव ने दीप्ति को स्कूल छोड़ा, फिर अपने कॉलेज के लिए निकल गया। दीप्ति का आज का दिन काफ़ी अच्छा गया था। छुट्टी के टाइम वो स्कूल गेट पर ही खड़ी संभव का वेट कर रही थी कि एक लड़का उसके पास आ खड़ा हुआ। दीप्ति ने अपने बगल में किसी को महसूस कर एक नज़र डाली, फिर वापस से सामने देखने लगी। दीप्ति मैडम, आप मिश्रा जी की ही लड़की हैं ना? उसने शालीनता से सवाल किया, वो भी वहाँ एक टीचर ही था। जी, दीप्ति ने बिल्कुल छोटा सा जवाब देकर बात खत्म करनी चाहिए, पर शायद वो और बातें करना चाहता था। आपके पापा मेरे पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मुझे अंकल ने बताया था कि आज आप स्कूल ज्वाइन करने वाली हैं। सुबह मैं थोड़ा लेट स्कूल पहुंचा तो हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई, वो अपनी बातें जारी करता हुआ बोला। पर जाने क्यों दीप्ति को अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे किसी अजनबी से बात करना। लड़कों में बस एक कनिष्क ही था जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती थी। मैडम, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ही छोड़ देता हूँ आपको, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जी नहीं, मैं चली जाऊँगी, कहते हुए वो उसके पास से दूर हटकर सड़क किनारे आ खड़ी हुई और संभव को कॉल करने लगी, पर कॉल जा ही नहीं रही थी। आधे घंटे से ऊपर हो चुके थे तो अब वो एक ऑटो लेकर ही घर के लिए चल पड़ी। बेहद ही खूबसूरत, आपने तो पहली बार में ही दिल जीत लिया। लगता है पापा और अंकल से बात करनी ही होगी। वैसे भी पापा तो चाहते ही थे हमेशा से कि मिश्रा अंकल की बेटी ही उनकी बहू बने। वो शख्स दीप्ति को ही देख रहा था जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। इधर कोलकाता में दीप्ति से बात होने के बाद से कनिष्क काफ़ी खुश था, पर दीप्ति की परेशानी भी उसे समझ आ रही थी जो वो दूर करना चाहता था, पर कैसे यही समझ नहीं आ रहा था। भाई, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, आपको सुनाई नहीं देता क्या? वो अपने ही ख्यालों में डूबा था कि मानवी चिल्लाती हुई उसके रूम में आ गई। क्या है यार, क्यों कान खा रही है मेरे? थोड़ा धीरे बोल, सुनाई पड़ता है मुझे।
हाँ, तभी इतनी देर से बुलाने पर भी नहीं बोले। क्यों बुला रही थी? भाई वो ना मुझसे आपका गिटार टूट गया, कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कनिष्क ने उसे डरते हुए देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। आप गुस्सा नहीं हुए? उसने झट से उससे पूछा तो वो इनकार में सिर हिलाया। मेरे प्यारे भैया, अच्छा वैसे अपनी हीरोइन की कोई पिक हो तो दिखाओ, वो उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए बोली तो कनिष्क ने उसे घूर कर देखा। अरे मुझे सब पता है, सारी खबर रहती है मुझे घर की, वो एटीट्यूड दिखाते हुए बोली तो वो उसके सिर पर अब एक चपत लगाया। दिखाओ ना भाई प्लीज़, मैंने खुद उसे नहीं देखा आज तक। व्हाट? हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुंह बंद कर वरना मच्छर घुस जाएगा, वो बोला तो उसने झट से मुंह बंद कर लिया। पर भाई ये क्या बात हुई? आपने उन्हें देखा नहीं और आप उनसे प्यार करते हो, ये कैसे? बच्चा, प्यार देख कर नहीं किया जाता, कभी कभी किसी को देखे बिना भी दिल बस उसी के बारे में सोचने लगता है, उसी का साथ अच्छा लगने लगता है। हर पल हम उसी एक शख्स के बारे में सोचते रहते हैं। बस बस बस, समझ गई मैं, वो बोली तो कनिष्क हंस पड़ा और वो बाहर भाग गई। जिसके दीदार के बिना ही दिल उसका दीवाना है, उसे देख जाने कैसी इसकी बेताबी होगी। उसके लब बुदबुदाए। दीप, बस अब मुझे इनसे इंतज़ार भी नहीं होता यार, बहुत जल्द होगी मुलाकात हमारी, आ रहा हूँ अपनी दीप से मिलने, वो मन ही मन बोला। दीप्ति स्कूल से घर आई, उसके कुछ ही देर बाद संभव आया। मम्मा, दीप्ति मुझे कहीं नहीं मिली, मैं उसका इंतज़ार भी किया उसके स्कूल के पास, पर पता नहीं कहाँ चली गई। वो घर आते ही सुमित्रा जी के पास आता हुआ बोला। आई तो है वो पहले ही, मैं इंतज़ार कर रहा था, बता नहीं सकती थी फिर वो काफ़ी नाराज़ सा बोला तो सुमित्रा जी का भी पारा गर्म हो गया और उन्होंने चिल्लाकर दीप्ति को बुलाया। हाँ हाँ मम्मा, वो भागती हुई उनके पास आई। तू बता नहीं सकती थी? जब इसके साथ नहीं आना था तो मेरा बच्चे को परेशान करके ही रखेगी, सोच रखा है तूने? वो गुस्से से उससे बिगड़ते हुए बोली। नहीं मम्मा, मैं कॉल की थी इसे, वो बोलने को हुई कि उससे पहले ही बोल पड़ा। तो मैंने भी कॉल बैक की थी जब देखा तो, लेकिन तेरा फ़ोन बंद था, मैं वहाँ खड़ा रहा इतनी देर तक तेरे लिए। जब तू नहीं आया तो मैं ऑटो से आ गई, उसने अपनी सफाई दी। हाँ तो अब जैसे मन हो आना जाना, मेरा संभव नहीं जाएगा तुझे लेकर, अपने बाप के साथ ही जा, इतना शौक है उन्हें और तुझे तो, वो कड़वाहट से बोली। दीप्ति ने सिर झुका लिया। ये रोज का हो चुका था, जब से वो यहाँ आई थी किसी न किसी बात पर रोज उसे सुनने को मिलने लगा था। दीप्ति, ओ दीप्ति, स्नेहा की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी जो घर आई थी। वो आंगन में आ गई जहाँ वो सब थे। स्नेहा बिटिया, तुम ही? हाँ, सुमित्रा जी उसे देखते ही मुस्कुराकर बोली। हाँ चाची, वो दीप्ति से मिलने आए रहे, हम ही को बुलाए थे, पर जाने कहाँ इतनी व्यस्त रहती है कि को ज़रा भी समय नहीं मिलता कि आके अपनी सहेली से मिल भी ले, वो उसे ताना देते हुए बोली। संभव अपने रूम में चला गया था। सुमित्रा जी बाहर वालों के सामने कोई बखेड़ा नहीं चाहती थी, तो उन्होंने दीप्ति को स्नेहा के साथ बैठने को कह दिया और दोनों दीप्ति के रूम में आ गई। वो अभी बातें कर ही रही थी कि दीप्ति का फ़ोन बीप होने लगा। कनिष्क का नाम शो हो रहा था। दीप्ति ने झट से फ़ोन पलट कर रख दिया जो स्नेहा की नज़रों से छुपा नहीं। स्नेहा, कौन था? दीप्ति बोली, नहीं कोई भी तो नहीं। स्नेहा बोली, क्या यार, अब तू अपनी दोस्त से ही सब छुपा रही है, बताना कोई समस्या है क्या? तेरा चेहरा भी उतरा उतरा सा लगा मुझे, इसलिए ही तुझसे मिलने घर आई तेरे। दीप्ति ने उसके पूछने पर उसे कनिष्क के बारे में सब कुछ बता दिया। स्नेहा बोली, देख दीप्ति, मैं ये नहीं कह रही कि तू गलत है, पर यहाँ दो साइड है। एक तो क्या पता वो लड़का ठीक ना हो, मतलब ऐसे ऑनलाइन प्यार ये सब मुझे तो सुनकर ही बहुत अजीब लग रहा है, और दूसरे अगर सब ठीक हुआ तो घर वाले नहीं मानेंगे, इतना तू भी जानती है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल, मेरा दिल जानता है कि वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल करता है। वो झट से बोल पड़ी तो स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भगवान करे तेरी सोच सही हो और वो लड़का भी अच्छा ही होगा। वैसे भी तेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं, उसके आने से तू खुश तो रहेगी। वो उसका हाथ थामते हुए बोली तो दीप्ति का चेहरा चमक उठा। तू मेरा छोड़, अब मेरे जीजू को तो दिखा, उसने कहा तो स्नेहा ने अपना फ़ोन ओपन किया और उसमें अपनी और अपने हस्बैंड की पिक्स दिखाने लगी, जिसमें कुछ शादी की थी तो कुछ शादी के बाद की। वो पिक्चर देखते देखते उसे कनिष्क का ख्याल आया।
वो कैसा दिखता होगा, क्या जीजू की ही तरह प्यारा होगा। उसके मन में विचार आया और धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली उसके नाम का सोच कर ही। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? कमेंट बहुत कम आ रहे हैं और लाइक भी। अगर पसंद नहीं आ रही है तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दूसरी कहानी ले आऊँगी इसको बंद करके। बाकी आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं अच्छे तो हौसला नहीं बनता है अगला पार्ट जल्दी लाने का। कहानी आगे आने वाले एपिसोड में बेहद खूबसूरत होगी और थोड़ी अलग भी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।